ये दामिनी कौन है? कितनी बार कहा है मेरे निजी मामलों में मत बोला करो। निजी मामला? बीवी हूँ तुम्हारी, पूरा हक बनता है तुमसे सवाल करने का। और इस उम्र में ये सब शोभा देता है, बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चों ने कभी सोचा है मेरे बारे में कुछ? हाँ, जो मेरी इज्जत नहीं करते, रात दिन मेहनत की तब जाके उन्हें ये ऐशोआराम की जिंदगी मिली है। तो उस दामिनी के लिए तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? मेरी उम्र हो गई है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों का हक नहीं जाने दूंगी। उससे बहस मत करो, जो सोचना है वो सोचो। कहाँ जा रहे हो? उस दामिनी के पास? इस नर्क से दूर। आज मैं गोडाउन में सोऊंगा। नितेश, मुझे नहीं लगता नाना जी मानेंगे। उनकी मर्जी के बिना ना इस घर में कोई सांस तक नहीं ले सकता। हमें भागना ही होगा, या फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तू सोच क्या रही हो छाया? एक तुम ही हो जो मेरे दिल की बात समझती हो। तुमसे बातें कर लेता हूँ तो मन हल्का हो जाता। आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है? किसी पर नहीं, और तुम पर है। आपके परिवार, आपके बिजनेस, इसके अलावा आपके पास है क्या किसी को देने के लिए? मेरी उम्र पे मत जाओ, मैं बहुत दिलचस्प किस्म का इंसान हूं। एक मिनट। मुझे कौन सा रोल करना है, राजेश का? हाँ आकाश जी। यार अभिषेक, इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ब्रो। लाइक रेगुलर क्राइम है, एक मर्डर हो रहा है, वो भी 60 साल के बुड्ढे का। नया क्या इसमें? मुझे कॉमर्शियल सिनेमा करना है यार। लाइक रोमांटिक सॉन्ग हो, फाइट सीक्वेंस हो, ग्रीस प्राग का लोकेशन हो। इस कहानी में कुछ स्कोप नहीं है यार। मैं मानता हूँ कि कमर्शियल नहीं है, पर ये परफॉर्मेंस बेस्ड है सर। इतने सालों से परफॉर्मेंस ही तो कर रहा हूँ यार। और बाय द वे, ऐसा क्या है इस कहानी में जो ऑडियंस देखेगी? इस स्क्रिप्ट की वजह से। देखिए सर, ये डेथ इस परिवार में पहली डेथ नहीं थी, और पूरी दुनिया इस केस को लेकर हैरान थी। सब लोग जानना चाहते थे कि क्यों हुआ। हम इस फिल्म में उन्हें ये बताएंगे जो उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। सब लोगों को लगता है कि एक इंसान की कहानी है, और असल में तो ये कुछ और ही है, और यही चीज माइंड ब्लोइंग है सर। सर अब एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, सुनो। कहानी शुरू होती है एक इंसान के जुनून से, और खत्म होती है एक इंसान के सनक पे। हर कहानी के कई आयाम होते हैं, और उन कहानियों को देखने के सभी के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। आज का ये केस दर्शाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में दिन प्रतिदिन कई सारी परेशानियों का सामना करता है। कई बार इनका बोझ इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग इससे उभर ही नहीं पाते और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, जिससे जुर्म को पनपने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। दिल्ली में घटी इस घटना ने सबको चौंका दिया था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस जुर्म के जरिए अपराध के घने तूफान ने दस्तक दी थी, जो कि दिल्ली के रहवासियों, पुलिस प्रशासन और यहां तक कि पूरे देश को अपने जुर्म के तरीके से झकझोर के रख देने वाली थी। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे जुर्म की कहानी जो ना कभी किसी ने देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। यह केस अपने आप में इतना भयंकर था कि जिसने भी अपराध का वो दृश्य देखा, उसकी रूह कांप गई।
ये बही खाता देख रहे हो बलराम? आज तक इसमें मुनाफा लिखता रहा, अब तुम्हारी वजह से नुकसान लिखना पड़ रहा है। बाबूजी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके सारे नुकसान भर दूंगा। मुझे एक आखिरी बार क्रेडिट पे माल दे दीजिए, वरना ये ठेका मेरे हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी मैंने इसके लिए बाजार से कर्जा उठाया है, बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। ये सब पहले सोचना चाहिए था। तुम किसी और से बात कर लो, मैं माल नहीं दे पाऊंगा भाई। बाबूजी ये सही नहीं है। राजेश भाई आप क्यों नहीं समझाते? बाबूजी ने ना बोल दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए बलराम जी यहाँ से। मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, बाबूजी को पिता समान माना है मैंने। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबूजी कॉन्ट्रैक्टर आदमी है, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ऐसे लोगों से पंगा लेना ठीक होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, यमराज में जादू चलता है मेरा। अरे हमें मौत भी तो हमें तब आएगी जब हम आज्ञा देंगे। सुन, ये आज की जो बातें हैं ना, वो भी बही खाते में लिख देना। जरूर नहीं कि बही खाते में सिर्फ हिसाब ही लिखे, वो बातें भी लिखी जाती है जो हमें सीख दे, समझा? बिलाल, वो जगदीश का टिफिन लाया? नहीं बाबूजी, वो गीता भाभी ने सिर्फ आपके लिए खाना भेजा है। तो ये मैं जगदीश को देता हूँ, तू घर जाके दूसरा खाना लेके आ मेरे लिए। ये गीता भी ना काम चोर हो गई है। शुक्र। ले बाबूजी मुझे लगा आप भूल गए। 4 साल से भूला हूँ कभी नहीं बाबूजी। और खाना लगे तो गोडाउन से आके ले लेना। जी जी बाबूजी। बाबूजी मैं आज यहाँ से फैसला करके जाऊंगा। आप जो अपनी मनमानी करते आ रहे हैं ना, वो नहीं चलेगी। सबकी जिंदगी नरक बना के रखी है आपने। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तिनका जोड़ के मैंने ये घर बनाया और तुम इन सबकी खुशियों को डस रहे हो। कुसुम नाक को जन्म दिया है तुमने। माँ को क्या सुना रहे हैं आप? जिंदगी और परिवार तिनको से नहीं बाबूजी, रिश्तों से बनते हैं। नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। और वो गीता, उसको पार्लर खोलना था, कुछ करने दिया आपने? अब जेठ जी मुझे इस समय आप क्यों घसीट रहे हैं? अरे बोलो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों किचन में लगी रहती हो? माना कि तुम खाना अच्छा बनाती हो, इसका मतलब घर के सारे काम तुम करोगी। बस हो गया तेरे भैया, बस। देखो बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब होती तो हो जाए, कल का मरे या आज मर जाए, लेकिन इतनी आसानी से मरेगा नहीं है। अगर मैं ना हूं ना तो ये अजगर है, सबको निकल के जाएगा। भैया बस, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं। देख लिया कैसे तिनको से घर बनाया आपने। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई पे हाथ उठा रहा है। जब इसे शर्म नहीं रही तो मैं क्यों शर्म करूं? मां पूछे शरीफ आदमी से कि दामिनी कौन है। पूछ मां। कुछ नहीं मिलेगा किसी को। मैं सब कुछ बिलाल के नाम कर रहा हूं। राजेश, धक्के मारकर बाहर निकाल दे इसे। दोबारा इस घर में नजर नहीं आना चाहिए ये। ये दामिनी कौन है? कितनी बार कहा है मेरे निजी मामलों में मत बोला करो, और जो सोचना है सोचो। कहाँ जा रहे हो? उस दामिनी के पास? इस नर्क से दूर आज मैं गोडाउन में सोऊंगा। राजेश क्या हो रहा है आपको? अब ठीक है ना? मनोज भैया, राजेश बेटा, क्या लगता है माथुर? मैडम हादसा भी हो सकता है और मर्डर भी। वैसे एक बात पता चली, इनका एक नौकर है बिलाल, जो यहाँ गोडाउन में ही सोता था, लेकिन आज रात नहीं सोया। बुलाओ इस बिलाल को और प्रताप वर्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। क्या करते थे, किसी से कोई दुश्मनी, क्या उनकी दिनचर्या, सब कुछ। बाबूजी बहुत अच्छे थे, परिवार की डोर थे जिसने सबको बांध रखा था, पर अब ये परिवार बिखर जाएगा। आप कुछ बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? इतनी रात को प्रताप जी गोडाउन में क्या कर रहे थे? क्या वो वहीं सोते थे? नहीं, बाबूजी घर में ही सोते थे। कल रात वहाँ क्यों थे पता नहीं। राजेश को कॉल आया गोडाउन में आग लगने के बारे में, तो वो गोडाउन की तरफ तुरंत भागा। हमें निशा ने बताया तो हम सब वहाँ पहुंचे। आपकी फैमिली पिक्चर में ये
ये कौन है? मैम ये बाबूजी के सबसे बड़े बेटे धीरज है, वो बैंगलोर में रहते हैं। क्रियाक्रम के लिए नहीं है? जी उन्हें फोन किया है, वो आज तक पहुंच जाएंगे। क्या आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रताप जी ने सुसाइड कमिट किया? नहीं मैम, दादाजी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, और गोडाउन में आग लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने गोडाउन से बहुत प्यार करते थे। मैडम वो कल मैं अपने दोस्त के घर पे सोने चला गया था। कल ही क्यों? तो कल बाबूजी के घर में झगड़ा हो गया था। राजेश साहब ने बोला था कि कहीं और जाने के लिए, और बोला था मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस बुला लेंगे। कैसा झगड़ा? मैं सब कुछ बिलाल के नाम कर रहा हूँ। राजेश, धक्के मारकर बाहर निकाल दे इसे, दोबारा इस घर में दिखना नहीं चाहिए। मैडम, प्रताप वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स, मौत सफोकेशन से हुई। बॉडी पे कोई पेट्रोल या केरोसिन के ट्रेसेस मिले? बॉडी पे तो नहीं मिले मैडम, लेकिन केरोसिन गोडाउन में रखा रहता था, साफ सफाई के लिए रखते थे। फिर तो ये हादसा भी हो सकता है। और अगर हादसा नहीं है तो फिर कोई लूज वायर, शॉर्ट सर्किट, या फिर जानबूझकर किसी ने आग लगाई। मैं धीरज वर्मा, प्रताप वर्मा मेरे बाबूजी थे। आपके नौकर बिलाल ने बताया कि उस रात आपके घर में कोई झगड़ा हुआ था? जी हुआ था, लेकिन वो 3 सालों से चल रहा है। मैं अपना हिस्सा मांग रहा था बस। जो उन्होंने बिलाल को देने को कह दिया, वो भी कल, जो पिछले 3 सालों से नहीं कहा था, राइट? आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने अपने बाबूजी को मार डाला इस डर से कि वो बिलाल को सारी प्रॉपर्टी ना दे दे? देखिए माना हमारे विचार नहीं मिलते थे, वो नाराज थे मुझसे, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। दामिनी कौन है? और दामिनी कैसी हो? एकदम अच्छी। चले? चलो। वो 3 महीने पुरानी बात है। आपको क्या लगता है कि आपके फादर का सचमुच दामिनी के साथ अफेयर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बात बस मेरे मुंह से गुस्से में निकल गई। मैम, हम वो बलराम ठाकुर के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहते हैं। कौन है बलराम ठाकुर? ठेकेदार है, बाबूजी से अक्सर उधारी पे माल दिया करते थे। हाल फिलहाल में मना कर दिया था तो वो नाराज था और उसे धमकी दी थी। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दे। 12 फरवरी की रात को तू कहाँ था? प्रताप वर्मा को धमकी दी थी ना तूने? मैडम गुस्से में सिर्फ उनको धमकी दी थी, लेकिन मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। अपने पिता के जैसा मानता था मैं उनको। मैं ठेकेदार उनकी वजह से बना। यकीन मानिए मैडम, मैं कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैडम बलराम का कॉल लोकेशन पूरी रात उसके घर पे ही था। कॉन्ट्रैक्टर इतना दिमाग तो लगाएगा ही, फोन घर पे छोड़ के जा सकता है। तो मैडम ये धीरज वर्मा, प्रताप वर्मा का बड़ा बेटा, हादसे वाली रात ये दिल्ली में ही था, झगड़े के बाद बैंगलोर गया ही नहीं। अरे मानसी, ये कैसे कपड़े पहन के कॉलेज जा रही है? मम्मी, कॉलेज ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं ना। पहले दादाजी रोक टोक करते थे, अब प्लीज आप मत शुरू हो जाइएगा। मैं तो बोलती हूँ आप भी जाके ना अपना हिस्सा लो और पार्लर वार्लर खोलो। मम्मा थोड़ा खुल के जियो, कब तक ऐसे किचन में खाना बनाती रहोगे? चलो बाय। हाँ बाय। ये प्रताप वर्मा की बैंक स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 45,000 रुपए ट्रांसफर हुए पिछले 3 महीने से, राइट? यस। क्यों? प्रताप जी, मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप वो स्टोरी पढ़ के देखिए। अगर उस पर फिल्म बनेगी ना तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। बस 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 3 करोड़ दूंगा, लेकिन फिल्म मेरी लाइफ पे बननी चाहिए। हीरोइन मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है प्रताप जी, आप मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, मैं उसके ऊपर बुक लिखती हूँ। बुक को पब्लिश करते हैं और उसको फेमस करते हैं, फिर उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। मेरी लाइफ पे बुक? दामिनी, एक बुक कम पड़ेगी। हेमराज पर जादू चलता है मेरा। अरे हमें मौत भी तो हमें तब आएगी जब हम आज्ञा देंगे। ये दामिनी सच बोल रही है। काफी कुछ लिख रखा है उसने प्रताप वर्मा के बारे में। और मैडम ये धीरज वर्मा जिस होटल में रुका था वहां मैंने पूछताछ की। पूरी रात होटल में ही था। मैंने होटल के CCTV भी चेक किए, लेकिन वो मेन डोर से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो फिर उसने हमसे बात क्यों? पूछा मैंने उससे, तो कहने लगा कि बाप के मरने का सदमा था, इसलिए बताना भूल गया।
क्या बकवास है। उस बदाम के खिलाफ कुछ मिला? नहीं मैडम, लगता है ये हादसा ही था। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो। ओके मैडम। क्लोजर रिपोर्ट? लेकिन केस तो क्लियर है कि मर्डर है। पर ये तो सिर्फ ऑडियंस को दिख रहा है ना सर। तो फिर पक्का उस धीरज ने किया होगा, राइट? बलराम भी तो हो सकता है, या फिर बिलाल। सर आपका शॉट रेडी। हाँ, डायरेक्टर को बोलो दूसरा सीन लगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या नाम था उसका? बिलाल। बिलाल, राइट? तो बिलाल ने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाया होगा। असली कहानी यहीं से शुरू होती है सर, और यहीं से आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। ओके, अब हम चलते हैं 1.5 साल बाद। राजेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। इस गोडाउन पे मेरा भी उतना ही हक है। मुझे खरीदी के दाम पे सामान चाहिए। आपको तो ठेकेदार बनना था, बाबूजी के गोडाउन पर नहीं बैठना था। तो दूसरे ठेकेदार जैसे मेहनत करके आगे बढ़िए। मैं पढ़ सकता हूं, तू जाके चाय लेके आ। तू बलराम को उधारी दे सकते हो, हमें उधारी नहीं दे सकते। बाबूजी ने बोला बलराम के साथ व्यवहार करने को। मनोज, राजेश, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, हम लोग बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी से पूछिए। बाबूजी से साइनिंग अथॉरिटी बना के गए, अब ये कुंडली मार के बैठे उस पे। देख राजेश, तू यहाँ सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, मालिक नहीं है यहाँ का। बंटवारा तो लीगली होना ही चाहिए। देखो, आपस में समझ बूझ के कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। भाई भाई कोर्ट कचहरी में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी की? ना। मानसी 2 साल से डेट कर रहे हैं यार, एक बार किस भी नहीं कर सकता? बस 8 महीने, उसके बाद ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, छाया दीदी की भी शादी हो जाएगी, फिर ना हम दोनों शादी कर लेंगे। तुझे ना सिर्फ लगता है तेरे दादाजी के जाने के बाद में तू आजाद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना तेरे दिमाग में अब भी है, उनके जो आदर्श है ना, ये सब तेरे खून में है। और कौन कहता है यार कि जब शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते हैं? इनफैक्ट ये सब करने से प्यार और मजबूत होता है। देख ऋषभ, अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है ना तो तू कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरे साथ ये सारी चीजें शादी से पहले तो नहीं करने वाली। अरे सॉरी, मैं मजाक कर रहा था यार। ये तो चलेगा ना? चलेगा ये। इधर बनाओ। गया। शाबाश। एक सेकंड। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा था। एक पग में चढ़ गई क्या? Cheers. गीता पीछे हटो। मनोज पानी लाना जल्दी। मनोज पे जल्दी आइए। हटो, पीछे हटो तुम लोग, पीछे हटो। वो तो बाबूजी की फोटो गिरने की आवाज से मेरी नींद खुल गई, नहीं तो पूरा घर जल जाता।
हुआ तुम्हें? जाओ जल्दी, देखो तो क्या हुआ है? बेटा कुछ बोली नहीं। देख बेटा भैया को क्या हुआ? राजेश उठो उठो। हेलो ऋषभ, मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अरे बाबा मानसी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, तुम्हारे सोने के बाद में मैं तुरंत वहां से चला गया था। जो मार्क की तुम बात कर रही हो ना, हो सकता है तुमने शायद से स्क्रैच कर लिया हो, तुम्हारी नाखून के निशान हो सकता है कि नींद में तुम शायद गिर गई होगी बेड से, इसीलिए दुख रहा होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है मानसी। मैं क्यों करूंगा ये सब? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमें बाबूजी का धन्यवाद करना होगा, उन्होंने हमारी जान बचाई। वो मेरे सपने में आए और बोले माता की चौकी रखने को, परिवार के लिए अच्छा होगा। धीरज भैया को भी बोलने को बोला। चोरी हो गई, मेरे अलमारी से सब जेवर गायब है। जेवर? वो जो छाया की शादी के लिए लाए थे वो? हाँ। हे भगवान, अब छाया की शादी कैसे होगी? नंदिनी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेते हैं। अरे लेकिन आखिर ये चोर हमारे घर में घुसा कैसे? ये ना बिल्कुल सेफ नहीं है, हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर लेंगे। हाँ, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं गीता, आइंदा से लॉक ठीक से लगाएंगे बस। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें घर पे पूजा रखनी होगी। घर पे सब अशुभ हो रहा है। जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैया जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय माता दी। माता जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैया जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय माता दी। इसे बाबूजी के आशीर्वाद का कमाल है, उनका अधूरा काम हमें पूरा करना है अब। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सकीना, पासपोर्ट की अर्जी दे दी? हाँ दे दी। बहुत अच्छे। बस सकीना, एक आखिरी काम बचा है, उसको पूरा करके हज पे चले जाएंगे। सारे गुनाहों से तौबा करके अच्छी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। हाँ, बस कुछ ही महीनों की बात है। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। माँ जी ने डिसाइड किया है कि बंटवारा कर लिया जाए। ये तो अच्छी बात है माँ। मैं तो सोच रहा था कि आप बाबूजी की तरह बंटवारे के खिलाफ नहीं हूँ, और वैसे भी बंटवारे के बाद भी सभी बच्चे मेरे एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारे बाबूजी तो अब रहे नहीं। 5 हिस्से लगेंगे। गोडाउन किसके हिस्से जाएगी, मकान किसके हिस्से जाएगा, जमीन किसके हिस्से जाएगी? आप सब जल्दी चलिए, पापा को कुछ हो गया। अरे वहां नहीं, बाबूजी के कमरे में। क्या बात है कुसुम, मैंने आंखें क्या मींची, तुमने बंटवारा करना शुरू कर दिया। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। ऐसे क्या देख रही है कुसुम? याद है कि मनोज, जब गीता तुझसे तंग आकर चली गई थी, तुझसे मनाकर कौन लाया था? मैं। और नंदिनी, तेरे पति से तलाक दिलाकर क्या मैंने कोई गलत किया? बोल। शराब पीकर तुझे मारता था, दूसरी औरत पाल रखी थी उसने। माँ, क्या ये सच है?
किसने मारा? आग किसने लगाई? बताइए ना। अब उन बातों में जाकर क्या फायदा? फिलहाल इस परिवार को एक साथ बांधे रखना है और सारी विपदाओं को खत्म करना है। इसके लिए हमें एक होना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। गीता, यही वाली कड़क चाय बना। आज चाय पीने का दिल कर रहा है। गीता, देखा तुमने? राजेश ने नया नाटक लगा रखा है। अच्छा खासा मां बंटवारा करने वाली थी। मुझे तो लगता है राजेश ये सब पावर हाथ में लेने के लिए कर रहा है। धीरज भैया, क्या इस राजेश ने तो बाबूजी को... क्या ये मुमकिन है कि किसी जिंदा आदमी के अंदर किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आ जाए? राजेश अब घर के सभी छोटे बड़े फैसले लेने लगा था, चाहे वो किसी बच्चे को सब्जेक्ट दिलाना हो, घर में कोई सामान खरीदना हो या फिर व्यापार का फैसला लेना हो। राजेश के द्वारा लिए गए फैसलों से परिवार का भला होने लगा, व्यापार में उन्नति होने लगी। पर क्या सच में प्रताप वर्मा की आत्मा उनकी रक्षा कर रही थी या फिर इसकी सच्चाई कुछ और थी? भाई 1.5 लाख है। और बाकी का मैं अगले हफ्ते देता हूँ आपको। क्या रे, माल देते वक्त तूने बोला था ये बहुत बड़े घर का आदमी है, चिंदी निकला ये तो। दे दूंगा ना भाई, मैं थोड़ा माल मिलेगा। भाई इतने में क्या होगा? तो एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर। और माल चाहिए ना तो पुराना घर चुकता कर, उसके बाद माल मिलेगा। इसको पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। पीयूष, रोहित, बाहर जाओ। क्यों बाबा? पीयूष, जितना बोला जाए उतना किया कर। क्या हुआ बड़े पापा? तुम्हारा घर में चोरी की ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या किया जेवर का? वो बड़े पापा, मुझे किताबें खरीदनी थी, मम्मी ने मना कर दिया, मैंने इसलिए वो... कितने बेची? 10,000 में। 3 लाख का हार तूने 10,000 में बेच दिया? तू दोबारा से हरकत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी, कमल का पेमेंट आया, मेरे हिसाब से मैं... बाबूजी, ऐसे क्या है इसमें? कुछ अनमोल जो मुझे यमराज से दूर रखता है। मैंने ऐसे नहीं इतनी तरक्की की। तो सुन, वो बही खाते में कमल का पेमेंट चला देना और कल जाके उसे पैसा बैंक में जमा कर देना, ठीक है? बाबूजी, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि परिवार टूटने वाला है। नहीं नहीं बाबूजी, मानिए मेरी बात, मां कुछ नहीं करेगी, उल्टा वो सबको बढ़ावा देगी। हाँ ठीक है बाबूजी। और खाना चाहिए तो गोडाउन में आ जाना। हाँ यार, वो मनोज चाचा ना चाचा चौधरी बने हुए, उसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ जल्दी कर, वरना प्रणय जो तेरा हाल करेगा ना वो तूने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जो बात तूने मुझे बताई थी कि प्रणय की बाइक पर किसी ने कीचड़ उछाला था तो उसने उसको गोली से मार दिया। हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा है, पर तू टेंशन क्यों ले रहा है? पैसा दे दे, तू इतने बड़े घर से है, तुझे क्या टेंशन है? यार वो चाचा ना गिद्ध जैसे खड़ा रहता है वहां पर। मैं कुछ करता हूँ। ये ले मैथ्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर,
1500। मैं 1000 ट्रांसफर करता हूँ तेरे को। यार किस बात का मेरा तू, चल दे दे 1000 रुपया। चल मैं तेरे को भेजता हूँ पैसे। हाँ। बाय। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ऋषभ? हाँ खराब हो गया क्या? मानसी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। आई एम प्रेग्नेंट ऋषभ, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने मेरा रेप किया। अबे किसी और का किया हुआ पाप ना मेरे सर पे मत डाल। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तेरे खिलाफ। मामा जी मेरी बात सुनिए ना, निकिता अच्छा लड़का है, अगर आप समझाएंगे ना मम्मी भी मान जाएगी। ठीक है, मिलवाओ उनके परिवार वालों से, शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। सच में? थैंक यू मामा जी, थैंक यू सो मच। नाना जी, नाना जी थैंक यू, नाना जी थैंक यू सो मच। नितेश तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अंकल अब सो सॉरी, मैं आती है साहब। आई एम सो सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं कॉल करी थी नितेश को, मैं चलती हूँ। नमस्ते। मानसी क्या कर रही है तू? कहाँ खोई हुई है? जा जल्दी जा, दमाद जी के लिए जो गिफ्ट के बैग्स लाए ना वो लेकर आ। जा। सॉरी वो जल्दबाजी में दिखा नहीं। अरे यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? घर में सजावट तो बहुत है, लगता है छाया की सगाई में बहुत पैसा खर्च किया है, और मुझे देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। अरे यार दे दूंगा ना पैसे, इतना मरे क्यों जा रहे हो? मेरे सामने इतनी बात किसी ने नहीं की आज तक, और तू पिद्दी भर का लड़का जवान चलाता मेरे सामने। कल के कल मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। तू नहीं तो वो तेरा फैंटम चाचा मनोज वर्मा, किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था छाया की सगाई होते ही एक बड़ी विपदा आएगी, और वो विपदा हमारे दरवाजे में दस्तक दे चुकी है। इसलिए एक पूजा करनी होगी। गॉड यार अभिषेक, सीरियसली तो ये कहानी माइंड ब्लोइंग है यार। अभिषेक ये कहानी मैं ही करूंगा, ये रोल मैं ही प्ले करूंगा, तुम किसी और को ये कहानी नहीं सुनाओगे। ओके। पर ऐसे कैसे यार?
मैडम यहाँ आइए जल्दी। मैडम ये देखिए। मैडम कल पार्टी में फैमिली के सभी लोग थे और सभी लोग बहुत खुश थे। बिलाल कल दोपहर 1:30 बजे गोडाउन बंद करके चला गया। एक साथ इतने लोगों को मारना इम्पॉसिबल। सभी के हाथ मुंह बंधे हैं। शायद राजेश वर्मा ने हाथ खोलने की कोशिश की होगी। मैडम लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, फैमिली के 10 लोगों की लाश एक साथ लटकी हुई है, लेकिन इनकी माँ कुसुम देवी की लाश अंदर बेडरूम में पड़ी हुई है। उन्हें नहीं लटकाया गया, जरूर इनको कुछ खिलाया पिलाया गया होगा। और ये घर के पीछे के वो पाइप, 11 पाइप, उनकी क्या स्टोरी हो सकती है? 6 के मुंह ऐसे नीचे और बाकी 5 के ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए। 6 फीमेल विक्टिम्स हैं और 5 मेल। ज्यादातर सभी के ऑलमोस्ट एक हाथ को छोड़कर पैर जमीन पे टच हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पहले मारा गया है उसके बाद लटकाया गया? जो भी हो, अपने पूरे करियर में मैंने ना तो ऐसा कोई क्राइम सीन देखा ना सुना। दिमाग बना गया है। लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले आए दिन लाशें देखते रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन ये क्राइम सीन देखकर तो पूरी टीम का दिल दहल गया। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। क्या तारीख है आज? 12 फरवरी। 12 फरवरी। आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 12 फरवरी 2018 को इनके फादर प्रताप वर्मा की मौत हुई। उस घर में जब भी कुछ कांड होता था तो बहुत कन्वेंटली छुट्टी पे रहता था रे। वो लोग बोलते थे जाने के लिए, तो मैं क्या करता, नौकर आदमी हूँ। तुझे कुछ लगा नहीं कि घर में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, लेकिन वो राजेश साहब 6 महीने से कुछ अजीब अजीब हरकत करते थे, उनमें बाबूजी की आत्मा आती। बिल्कुल समझता है हमको, भूत प्रेत की कहानी सुनेगा। मैडम आपको यकीन नहीं होता तो आप राजेश साहब का वही खाता देख लीजिए, उसमें वो हर चीज लिखते थे। इसके पहले कुछ बोला था उसने? नहीं मैम। अच्छे से तोड़ा साले को, शुरू से हम लोगों को गुमराह करता आ रहा है। यस मैम। हाँ? मैडम, मनोज की बेटी मानसी प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ मैडम, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैडम, इन लोगों के घर में पिछले 4 दिन से खाना नहीं बना था, पास के किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे थे और कल दोपहर को सिर्फ रोटियां ऑर्डर की गई। और ये बात कौन कौन जानता था? घर वालों के अलावा शायद सिर्फ बिलाल को। ये केस है क्या माथुर को समझ में नहीं आ रहा। सुसाइड तो नहीं लग रहा क्योंकि उन 2 बच्चों के अलावा बाकी सभी के पैर जमीन को टच थे। उनके घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला? मंगवाया मैडम। मैडम बिलाल कुछ बताने के लिए तैयार हुआ है। देखते हैं। मैडम वो मानसी का रेप हुआ था। क्या मनोज भाई, अब हमारा ही धंधा खाने लगे? ऐसा कुछ नहीं है बलराम, तुम भी धंधा करो, किसने मना किया? पिछले 5 साल से जो टेंडर मुझे मिल रहा था इस बार आपको मिला है। मनोज भाई ये गलत है। गोडाउन के लाइसेंस पे आप सस्ते में माल उठाते हो, इसलिए आपका खर्चा कम होता है। मार्केट प्राइस पे माल मुझे उठाना पड़ता है। आपकी जितना कम दाम का टेंडर हम भर नहीं सकते। तो कहीं और टेंडर भर लो। मनोज भाई बाबूजी का लिहाज करके बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, ये काम छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पकड़िए, वरना एक ही घर में 2-2 हाथ से क्या बीतेगी परिवार पर। और सुना है आपकी बेटी अब सयानी हो गई है। प्रताप वर्मा डेथ और अभी की वर्मा फैमिली मास डेथ में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। इन दोनों ही केसेस में इतना कनेक्शन तो जरूर है माथुर। जो भी मौतें हुई हैं बहुत ही मिस्टीरियसली हुई।
भले ही एविडेंस, रीजन या मोटिव क्लियर ना हो। और अगर ये मर्डर है तो इस मर्डर की प्लानिंग बहुत सटीक तरीके से की गई। मैडम धीरज का कहना है कि राजेश अपने बाबूजी की आत्मा आने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे पावर चाहिए थी। उसका कहना है कि मनोज की बीवी गीता को पहले राजेश पे भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा, और फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि बच्चों को भी लगने लगा कि राजेश के अंदर उसके बाबूजी की आत्मा आती थी। क्या बकवास बात है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास करते हो। घर के सारे लोग, बच्चे तक। राजेश अपने बाबूजी को अपना भगवान मानता है, यहाँ तक कि उनके मरने का सदमा भी बर्दाश्त नहीं करता। पहले उसकी आवाज चले गई, फिर धीरे धीरे वो अपने बाबूजी को अपने अंदर महसूस करने लगा, बिहेव भी उनके जैसे करने लगा। वो सब कुछ अपने बाबूजी के जैसे करता था जैसे वो करते थे। हाँ मैडम, बिलाल और धीरज की बातों से तो यही लगता है। बिलाल ने कहा था ना कि राजेश कोई बही खाता लिखता था। हाँ मैडम। उसे कंगाल था। जी, आपने जो करना था वो कर चुके। अब ये जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा देनी चाहिए। बाबूजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? चुप कर, सवाल मत पूछ। भाई खाता निकाल। बाबूजी, बात क्या है? बलराम का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और जिसका भी कर्जा है सब माफ कर दूंगा। बिलाल के नाम आधी जायदाद करूंगा, आधी कुसुम के। लेकिन बाबूजी, हम लोगों को क्या मिलेगा? बाबूजी, तू मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना, कुसुम तुझे अपने साथ रख लेगी। बाबूजी, इसे कैसे कर सकते हैं आप? मतलब राजेश ने ही अपने बाबूजी का कत्ल किया? नहीं, मैं तो बस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शायद ऐसा हुआ हो सकता है कि बलराम ने कत्ल किया हो। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बाबूजी आपके कहे अनुसार सब ठीक हो गया है। छाया की शादी है, उसको आप पर भरोसा हो गया, पर कुछ बुरी शक्तियां हमें तंग कर रही हैं। हमें शक्ति दो बाबूजी, शक्ति दो इन बुरी शक्तियों से लड़ने की। इसका क्या मतलब हो सकता है? बाबूजी के कहे अनुसार एक वट पूजा करनी होगी, जिससे वो सारी बुरी शक्तियां हमसे दूर हो जाएंगी। पूजा करनी होगी, मुझे करनी होगी। वर्मा, उसके पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। ये घटना वाले दिन का है, देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी की बॉडी में से कोई भी नशीला सब्सटेंस नहीं मिला। तो क्या ये मास सुसाइड ही था? मैडम, भाई खाता पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा है। राजेश ने पूरी फैमिली का ब्रेन वॉश कर रखा था। उस बिलाल का कुछ पता चला? बिलाल की कॉल लोकेशन के हिसाब से वो अपने दोस्त के घर पे ही था, और वर्मा हाउस के आसपास किसी सीसीटीवी में भी नहीं दिखा वो। इस बिलाल का उस रेस्टोरेंट के किसी स्टाफ के साथ कोई लेना देना? नहीं मैडम, कॉल रिकॉर्ड साफ। किसी भी स्टाफ मेंबर का या वेटर का किसी सस्पेक्ट या फैमिली मेंबर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। उस दिन रोटियां भी राजेश ने ऑर्डर की थी। ऐसे कैसे हो सकता है माधव? एक आदमी ने परिवार के सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। 11 लोग, किसी एक का भी दिमाग नहीं चला। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानना था कि ये असल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। इस कहानी की सच्चाई को कोई नहीं जान पाएगा, बस एक हॉरर स्टोरी बन के रह जाएगी। हाल फिलहाल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। मास सुसाइड का केस है। अनबिलीवेबल यार। प्रताप वर्मा की मौत के बाद राजेश भी खुद को उनकी मौत का यकीन नहीं दिला पाया। उसका दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके बाबूजी उसे छोड़कर इस दुनिया से कभी जा भी सकते हैं। ये एक मानसिक रोग है जो राजेश के दिमाग में विकसित हो गया था, जिसके रहते वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार बन गया और अपने बाबूजी की तरह व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे पूरा परिवार इस अंधविश्वास की चपेट में आ गया और सभी लोग राजेश के अंदर बाबूजी को देखने लगे। हमारे देश का ये सबसे चौंका देने वाला केस था।
जिसने हर भारतवासी को अपने टीवी स्क्रीन से हटने नहीं दिया था। सभी इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे कि कैसे परिवार के 11 लोगों ने एक साथ मृत्यु को गले लगा लिया। क्या ये सच में खुदकुशी थी या फिर एक योजनाबद्ध सामूहिक नरसंहार? प्रताप वर्मा की एक्सीडेंटल डेथ की तरह इन 11 लोगों की मौत के केस में भी पुलिस ने मौकाए वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। विश्वास और अंधविश्वास में यही फर्क होता है। विश्वास जीना सिखाता है और अंधविश्वास का रास्ता विनाश की तरफ ले जाता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।